39 देशों में फैला मंकी पॉक्स, डब्ल्यूएचओ ने बुलाई आपात बैठक, घोषित हो सकती है हेल्थ इमरजेंसी। लगातार तीसरे दिन आज राहुल गांधी को ईडी दफ्तर में होना है हाजिर। कल 10 घंटे लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने फिर किया तलब। बिहार में सेना की अग्निपथ स्कीम का विरोध, बक्सर में ट्रेन पर पथराव, मुजफ्फरपुर में सड़क जाम कर हंगामा। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मंकी पॉक्स से जुड़ी हुई आपको इस वक्त की बता देते हैं, जहां पर 39 देशों में मंकी पॉक्स फैल चुकी है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 39 देशों में मंकी पॉक्स फैल चुकी है। डब्ल्यूएचओ ने आपात बैठक जो है वो बुलाई है और इमरजेंसी हेल्थ जो है वो घोषित की जा सकती है, यानी कि हेल्थ इमरजेंसी घोषित हो सकती है। इस बैठक के बाद एक बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। 7 देशों में अब तक 72 लोगों की जान जा चुकी है मंकी पॉक्स की वजह से, और आज की जो बैठक है वो तमाम स्थितियों को देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने बुलाई है। एक इमरजेंसी बैठक को बुलाया गया है और इस इमरजेंसी बैठक में हेल्थ इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मंकी पॉक्स को लेकर डब्ल्यूएचओ ने आपात बैठक बुलाई है। दरअसल 39 देशों में मंकी पॉक्स जो है वो फैल चुका है। ऐसे में आज एक अहम बैठक। अधिक बातचीत और अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शर्मिला चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। शर्मिला, मंकी पॉक्स अब सीरियस होता जा रहा है। 72 लोगों की जान अभी तक देश में जा चुकी है। आज एक अहम बैठक है, क्या कुछ इससे उम्मीद है? बिल्कुल सही कहा आपने। मंकी पॉक्स अब एक नई चिंता का विषय बनते जा रहा है। फिलहाल हम कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से ही गुजर रहे थे, अब एक और वैश्विक महामारी बनते जा रहा है मंकी पॉक्स। जी हाँ, मंकी पॉक्स 39 देशों में फिलहाल इसका जो प्रकोप है वो 39 देशों में देखा जा रहा है। 1600 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी ये भी कहा जा रहा है कि करीब 1500 ऐसे लोग हैं पूजा जिनकी संदिग्ध तरीके से मौत हुई है, यानी उनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो मान के चलिए कि 1700 से 1800 मौतें हुई हैं, 1600 आधिकारिक मौत की पुष्टि की जा रही है। हालांकि इस जो बीमारी है ये जो बहुत तेजी से फैलती जा रहा है, इस बीमारी को लेकर आज एक अहम बैठक डब्ल्यूएचओ ने बुलाई है। इस बैठक में ये आकलन किया जाएगा पूजा कि क्या ये जो बीमारी है वो स्वास्थ्य आपातकाल का विषय है, यानी कि स्वास्थ्य इमरजेंसी का विषय है। इस बैठक में यही ब्रीफिंग किया जाएगा कि क्या ये चिंता का विषय, अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है या नहीं। इस बैठक में इस बात को लेकर चर्चा होने वाली है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें पूजा कि 39 देशों में से 7 ऐसे देश हैं जहां पहले से मंकी पॉक्स के मामले सामने आते रहे हैं, और इन्हीं देशों में यानी इन्हीं 7 देशों में अभी मौत की पुष्टि हुई है। बाकी जो नए देश है जहां मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं और वहां पर मौत की पुष्टि नहीं हुई है, इसको लेकर से थोड़ी राहत है। हालांकि इसको लेकर सरकार पूरी तरह से भी अलर्ट है। अगर हम भारत की बात कर ले, भारत में ऐसे मामले नहीं है, लेकिन तो शर्मिला, क्या ये हम उम्मीद लगा सकते हैं कि जो आज ये बैठक बुलाई गई है और हेल्थ इमरजेंसी लगाने की बात की जा रही है, तो क्या ये उन देशों में लगाया जाएगा जहां पर ये मौत हो रही है? बिल्कुल, इस बैठक में यही आकलन किया जाएगा पूजा कि क्या ये स्वास्थ्य आपात का विषय है या नहीं, क्योंकि अभी जो मौतें सामने आ रही हैं वो उन देशों में सामने आ रही है जहां पहले से ही मंकी पॉक्स के मामले हैं। मंकी पॉक्स का ये जो मामला है ये बहुत पुराना मामला है, लेकिन इतनी तेजी से जो संक्रमण फैल रहा है वो चिंता का विषय है। हो सकता है कि इसको लेकर एक बड़ा फैसला आ जाए, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर संक्रमण नहीं फैले हैं। इसको लेकर भी कई सारी प्लानिंग और रणनीतियां बनाई जाएगी ताकि अन्य देशों में जो संक्रमण है वो तेजी से ना फैल सके। और इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल जांच किया जा रहा है। फिलहाल आप मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये जो बीमारी है ये भी संक्रमण से बड़ी तेजी से फैल रहा है पूजा। बहुत शुक्रिया शर्मिला आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सावधानियां बरतने के निर्देश हैं। आज डब्ल्यूएचओ ने एक अहम बैठक बुलाई है और हेल्थ इमरजेंसी लगाया जा सकता है मंकी पॉक्स को लेकर। हालांकि अब चिंता का विषय यह है कि जो लगातार हो रही मौत है उस पर एक कड़ा रुख इख्तियार किया जाए। तो आज इस बैठक में हेल्थ इमरजेंसी लगाने को लेकर चर्चाएं हो सकती है।
दिल्ली में राहुल गांधी से आज लगातार तीसरे दिन भी ईडी पूछताछ करेगी। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में सवाल जवाब किए जाएंगे। दरअसल मंगलवार को राहुल से करीब 10 घंटे तक पूछताछ हुई और पहले दिन 8.5 घंटे तक ये सवाल जवाब का दौर चला था। कुल 18.5 घंटे हो चुके हैं पूछताछ के और करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ऑफिस से निकले राहुल गांधी ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया था। ईडी ऑफिस से रात 11:15 बजे वो निकले थे। दरअसल मंगलवार सुबह 11:05 पर प्रियंका गांधी ने ईडी के दफ्तर वो भी पहुंची थी और सुबह 11:30 बजे ईडी ने पूछताछ शुरू की थी। लेकिन आज फिर से राहुल गांधी को तलब किया गया है। दरअसल सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये है कि ईडी के सवाल का राहुल गांधी खुलकर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो सवाल पूछ रहे हैं उस पर वो क्लियर जवाब नहीं दे रहे हैं। एक ही सवाल का एक ही तरीके से लगातार वो जवाब दे रहे हैं और ऐसे में ईडी ने फिर से आज एक बार तलब किया है। फिर आज ईडी के सामने राहुल गांधी को पेश होना है और फिर कई घंटों का सवाल जवाब एक बार उनसे किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार पर चर्चा के लिए आज विपक्ष की बैठक बुलाई है और इस बैठक के लिए ममता बनर्जी मंगलवार को ही दिल्ली पहुंच चुकी हैं। आज की बैठक से पहले सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को दिल्ली में महाराष्ट्र के नेता शरद पवार से भी मुलाकात की। शरद पवार और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने ट्विटर पर बैठक की तस्वीर भी साझा की थी। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने लिखा कि दो दिग्गज नेताओं ने कल होने वाली सभी प्रगतिशील विपक्ष ताकतों की बैठक के लिए मंच तैयार किया है। दरअसल बंगाल की मुख्यमंत्री ने बैठक के लिए करीब 22 दलों को बुलाया है, यानी कि 22 दलों के यानी कि विपक्षी दलों के 22 नेताओं को बुलाया गया है और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी द्वारा यह बैठक दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में होगी। यह माना जा रहा है कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसमें शामिल होंगे। अयोध्या पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सीएम योगी के सीएचसी पीएचसी निरीक्षण पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो सीएचसी का निरीक्षण कर रहे थे वो सब पहले से प्लान था। उन्होंने कहा कि वो पहले से तैयारी कर कर आए थे। प्रदेश के लिए सीएचसी क्यों खाली पड़ी है, कई सारे सवाल जवाब भी उन्होंने किए। वहीं राष्ट्रपति चुनाव पर कहा कि ममता बनर्जी जो तय करेंगी उस पर समाजवादी पार्टी हां कर देगी, उनके साथ सपा का समर्थन रहेगा। आदरणीय ममता बनर्जी जी तय करेंगी, उसका पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को अपना संकल्प पत्र उनके पास भेज देना चाहिए। पिछले कार्यकाल में इसी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 70 लाख नौकरी और रोजगार देंगे। और चलिए एटा से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर सवारियों से भरा वाहन पलट गया है। एटा से ये बड़ी खबर जहां 20 लोग घायल तो 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। एटा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सवारियों से भरी वाहन पलट गई है जिसमें 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 5 की हालत गंभीर बनी हुई है जहां पर 5 घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। 15 लोगों को स्वास्थ्य केंद्र मरहरा में इलाज के बाद घर भेज दिया है। तो मरहरा थाना क्षेत्र के मोइनुद्दीनपुर की पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। दरअसल तेज रफ्तार का कहर यहाँ पर देखने को मिला है जहां पर सवारियों से भरा वाहन पलटा, 20 लोग घायल हो गए और 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर 5 घायलों को मेडिकल कॉलेज में फिलहाल भर्ती कराया गया है। दूसरी ओर 15 लोगों को स्वास्थ्य केंद्र मरहरा में इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। सुल्तानपुर में 2 साल से फरार चल रहे शातिर बदमाश देवांश सिंह उर्फ रीशु ने सुल्तानपुर पुलिस को चौंका दिया। कई मामलों में वांछित चल रहे रीशु के घर कार्रवाई को लेकर बुलडोजर पहुंचा, लेकिन झटका तो तब लगा जब पुलिस को जानकारी लगी कि रीशु ने सोमवार को ही पड़ोसी जिले अयोध्या में सरेंडर कर दिया है। फिलहाल पुलिस अब मामले की पड़ताल में जुटी है। आपको बता दें कि यह मामला कादेपुर कोतवाली के जवाहर नगर के रहने वाले शातिर बदमाश रीशु सिंह के ऊपर कई गंभीर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। इन्हीं मामलों में सुल्तानपुर पुलिस देवांश उर्फ रीशु की सरगर्मी से तलाश कर रही थी।
तो बता दें कि 2 साल से फरार चल रहा बदमाश खुद ही थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। दरअसल इस बीच जेसीबी उसके घर को ध्वस्त करने के लिए पहुंची थी, लेकिन इससे पहले पुलिस को यह पता चलता है कि अपराधी ने खुद अयोध्या थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और फिर आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू की गई है। दरअसल 2 साल से ये शातिर बदमाश फरार चल रहा था। थाना कादीपुर का एक अभियुक्त है ऋषु सिंह, जिसकी आज 82 प्राप्त हुई थी, 82-83 में कार्रवाई होनी थी। तब तक उसके पिता ने ये एक सूचना दिया कि व्हाट्सएप पे ही सूचना दिया कि वो सरेंडर एप्लीकेशन डाला है। इस संबंध में उसकी जांच की जा रही है और जो अग्रिम कार्रवाई है तदनुसार की जाएगी। यूपी के फतेहपुर जिले के चांदपुर थाने के रूरा गांव में 20 साल के युवक को बड़े ही शातिर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। बता दें कि युवक दबसौरा गांव का रहने वाला था और देर रात किसी के बुलाने पर तिलक में शामिल होने के लिए रूरा गांव गया था। काफी देर तक जब वापस लौटकर नहीं आया तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, तो गांव के ही जंगल में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीयों को सूचने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो बता दें आपको कि तिलक में शामिल होने के लिए रूरा गांव युवक गया था और इसी दरमियान जब वो वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। गांव के ही एक पेड़ से लटका हुआ युवक का शव मिला, जिसके बाद से आपको बता दें कि इस पूरे मामले की तलाश फिलहाल पुलिस जुट गई है, तफ्तीश में जुट गई है और इसके बाद से पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। कासगंज जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि ये वीडियो आमपुर थाने के कस्बा इंचार्ज गोपाल सिंह का है, जिसमें वे शराब के नशे में होटल मालिक को पैसे ना देने पर कहासुनी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि DTV भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। एटा में मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ दबंग ने अभद्रता की। दरअसल भाई अपनी बहन के साथ मारपीट कर रहा था, जिसकी जानकारी इलाके की पुलिस को दी गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ दबंग फौजी और उसकी पत्नी ने अभद्रता की। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और SSP ने कहा कि मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। ये अतुल प्रताप सिंह और उसकी सिस्टर के मध्य कोई विवाद हुआ था, उसी संबंध में पुलिस उनके घर पर गई थी। तो ये अतुल प्रताप सिंह और इनके परिवार के लोग, उनकी पत्नी ने लड़की के साथ भी बदतमीजी करी और पुलिस के साथ भी बदतमीजी की सूचना मिल रही है, जिसकी हम जांच करा रहे हैं। अभी सारिका जो इनकी सिस्टर है उसको मेडिकल के लिए भेजा गया है और बाकी तथ्यों की जाँच की। भदोही जिले के ओरई में स्थित यूनियन बैंक की ब्रांच से सटे एक कमरे में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से कमरे में रखे बैंक के कई जरूरी कागजात जलकर खाक हो गए। ये बताया जा रहा है कि कमरे में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी है, जिसकी वजह से बैंक में भी अफरा तफरी का माहौल हो गया। बैंक कर्मियों ने इसकी सूचना दमकल कर्मियों को दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बड़ी खबर बक्सर से आपको बता रहे हैं, जहां पर सेना की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हुआ है। दरअसल बड़ी खबर है बक्सर से, जहां पर सेना की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का प्रदर्शन है। अभ्यर्थियों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। सेना बहाली में TOT हटाने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। अभ्यर्थियों को समझाने बुझाने में रेलवे पुलिस जुटी हुई है। बक्सर से यह बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि सेना की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हुआ है। अभ्यर्थियों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। सेना बहाली में TOT हटाने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन कर रहे थे। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ बक्सर से फोन लाइन पर जुट गए हैं। सुमित, ये बताइए कि फिलहाल वहां पर क्या कुछ हालात हैं, क्या अभी भी प्रदर्शन जारी है? जी, सबसे पहले तो आपको बता दें कि बक्सर में बक्सर रेलवे स्टेशन पर ये जो युवा है उनके द्वारा यह प्रदर्शन किया गया तथा रेलवे ट्रैक को जाम किया गया है। बताया जा रहा है कि आर्मी में जो अग्निवीर की बहाली के को लेकर के जो 4 साल और जो एक फिक्स सैलरी को लेकर के यह बताया जा रहा है कि हंगामा और प्रदर्शन किया गया है। फिलहाल
स्थिति यह है कि अधिकारियों के समझाने और बुझाने के बाद से जो युवा है वो रेलवे ट्रैक से हट गए हैं तथा स्थिति जो है अब वो सामान्य हो चुकी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुमित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो स्थिति अब सामान्य हो चुकी है, प्रदर्शन कर रहे छात्र अब रेलवे ट्रैक से हट चुके हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में भी सेना भर्ती की अग्निपथ स्कीम का विरोध युवाओं ने प्रदर्शन कर किया है। प्रदर्शनकारी युवाओं ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के पास चक्कर चौक पर हंगामा किया। युवाओं ने चक्कर चौक पर आग जलाकर रोड जाम कर दिया। यहां से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर चक्कर मैदान स्थित जहां सेना की बहाली होती है वहां पर भी उन्होंने प्रदर्शन किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि गोबर सही चौक पर भी प्रदर्शन किया गया। सदर थाना के पास भगवानपुर गोलंबर पर भी बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रदर्शन किया है और वहां भी आग जलाकर NH 28 को जाम कर दिया गया। पुलिस और प्रशासन उन्हें समझाने बुझाने में लगी है। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर मार्ग पर वाहनों की लंबी लाइनें लग गई हैं। मौके पर कई थाने के पुलिस पहुंचकर समझाने का प्रयास कर रही है और उग्र युवाओं का बवाल बढ़ता जा रहा है। दरअसल कड़ी धूप में भी जो लोग हैं वो जाम में फंसे हुए नजर आए। रुपेश मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, ये बताइए कि जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, फिलहाल वहां पर क्या कुछ हालिया तस्वीरें हैं? रुपेश, आपसे जानना चाहेंगे कि ये अग्निपथ स्कीम को लेकर युवाओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया है, क्या कुछ मौजूदा हालात हैं फिलहाल? बिल्कुल, आपको बता दें कि आज सुबह से ही मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान से जो सेना के अभ्यर्थी थे वहां से वो उग्र प्रदर्शन शुरू किए और शहर के विभिन्न चौक चौराहों पे आगजनी कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही जो मुख्य सड़क है वहां पे बांस बल्ला लगा के आगजनी कर आवागमन को पूर्ण रूप से बाधित कर दिए। लगभग घंटों तक सेना अभ्यर्थियों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं आपको बता दें कि जब उग्र प्रदर्शन कुछ ज्यादा हो गया तो खुद DSP पूर्वी मनोज कुमार पांडे मौके पे पहुंच के सख्ती बरती, तब जाके उपद्रवियों को हटाया और अब जाम पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। आवागमन सुचारू रूप से चालू हो चुका है। ये बताइए, जो ये तैयारी कर रहे छात्र हैं उनका कहना क्या है, क्या कुछ उनकी मांग है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं खास तौर पर? बिल्कुल, उन लोगों की ये मांग है। केंद्र सरकार द्वारा जो कल आर्मी भर्ती को लेकर कुछ अपडेट किया गया था उसमें उन लोगों का ये कहना है कि नहीं, जो पहले की तरह वैसा होना चाहिए कि अभी शायद भारत सरकार के द्वारा जो मोदी सरकार है उन्होंने कुछ घोषणा की थी कल कि सेना भर्ती बहाली के दौरान कुछ अपडेटेड है। इसको लेकर उनकी मांग थी कि पूर्ण जैसे पहले बहाली होती थी वैसे बहाली हो। इसको लेकर वो छात्र सब काफी उग्र हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया रुपेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दरअसल अग्निपथ स्कीम में जो है वो कल लागू किया गया है और इसी के विरोध में जो तमाम छात्र तैयारियां कर रहे हैं सेना भर्ती को लेकर के, उनके द्वारा ये प्रदर्शन किया गया है। तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। 2 साल से हम लोग का मुजफ्फरपुर ARO में बहाली स्टार्ट नहीं हुआ और तो और जो पिछले साल एग्जाम हुआ उसका भी तक रिजल्ट पहले सब कुछ हो गया और 1 साल से एग्जाम रुका हुआ है और 2 साल से एग्जाम रुका हुआ है और अभी तक नहीं हुआ। अब सरकार बोल रही है कि अब हम TOD से लेंगे, तो हम लोग जिनने एग्जाम नहीं हुआ उसका क्या होगा? सबसे बड़ी बात है कि सरकार हम लोग के साथ PUBG की तरह गेम खेल रहा है और ये एग्जाम करीब 1.5 साल से CA एग्जाम रोका हुआ है और इसके बारे में बीजेपी के कोई भी नेता इस पर टिप्पणी नहीं किया है। होना चाहिए और आर्मी एग्जाम जल्द शुरू होना चाहिए जो कि रुका हुआ है। TOD के तरफ आर्मी एग्जाम को नहीं ले जाना चाहिए। गया जिले में गांधी मैदान में गांधी हस्तशिल्प मेला का आयोजन किया गया। बता दें कि इसका उद्घाटन नगर निगम के मेयर गणेश पासवान और डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने किया। वहीं इस मेले का आयोजन 23 जून तक के लिए किया गया है, जहां देश के हस्तशिल्पकारों ने 20 राज्यों से 80 स्टॉल लगाए हैं। गांधी शिल्प मेला 2022 का आयोजन किया गया है। कोविड के कारण पिछले कई वर्षों से मेला सामान्य चीज़ें भी बहुत प्रभावित था। सबके मद्देनज़र रखते हुए ये मेला का मुख्य आयोजन है। गांधी मैदान में भव्य उद्घाटन हुआ। 28 राज्यों से आपको गांधी मैदान में स्टॉल लगा हुआ है। एक ही छत के नीचे बूढ़ा बुजुर्ग
सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ स्टॉल लगाया। बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवचंद्र राम ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जुमलेबाजी की सरकार चला रही है। वहीं पूर्व मंत्री ने कहा कि 8 साल में 16 करोड़ बेरोजगारों को बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया है। आरजेडी नेता का कहना है कि सरकार लगातार लोगों को ठगने का काम कर रही है। अगले 1.5 वर्षों में मोदी सरकार 10 लाख युवाओं को रोजगार देने जा रही है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता भी हैं। सर, मोदी जी ने 10 लाख रोजगार देने का वादा किया अगले 1.5 सालों में, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मोदी जी का जुमलेबाजी समाप्त नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी की सरकार चला रही है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। पहले भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार का 8 वर्ष हो गए। 8 वर्ष में 8 दूना 16,000 बेरोजगारों को रोजगार की बात की वादा इन्होंने किया था। जब पहली बार जब चुनाव में जब आए थे तो घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए के लोगों ने ये जो है कि घोषणा पत्र में दिया था कि प्रत्येक वर्ष हम 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। तो 8 वर्ष अभी हुए हैं, 16 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार अभी तक इन्होंने नहीं दिया है। और अभी के डेट में अभी आकर के इन्होंने कहा है कि 1.5 साल में हमने 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है और आने वाला 2024 में हम 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। हम पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से पूछना चाहते हैं, एनडीए के लोगों से पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहते हैं कि आपने जो वादा किया था, ये वादा का क्या हुआ? बेतिया के बैरिया प्रखंड के मलाही बलुआ पंचायत सरेह में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची बैरिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं शव को देखने के लिए स्थानीय लोगों ने हत्या का आशंका जताया है। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए लगातार अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। मानसून प्रदेश के लिए नए हिस्सों को अपनी जद में लेता जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों में मानसून बिहार के कुछ और क्षेत्रों तक फैल जाएगा। मानसून के प्रभाव से प्रदेश के संबंधित इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि बिहार के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो सकती है और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। बता दें कि मौसम विभाग ने इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य रहने की संभावना जताई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।